जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 12 के इतिहास की। जो हमारा पार्ट दोस्तों दो पार्ट हमने दोस्तों ख़त्म कर लिया, अध्याय 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाके देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है। आज हम अध्याय 3 की शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत करेंगे। बने रहे हमारे साथ रेगुलर एंड तक। तो चलिए दोस्तों, हमारे अध्याय 3 का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इससे हम पता लगाए तो बंधुत्व यानी भाईचारा, जाति से आप जानते हो दोस्तों, वर्ग यानी हमने कहीं वर्गों के बारे में भी अच्छी तरीके से बात कर रखी है। तो जिस तरह से हम इस अध्याय को पढ़ते जाएंगे, हमारी को अच्छी तरीके से समझ में आता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्या होता है इस अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने दोस्तों समझा था कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी में बहुत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। बहुत ही अच्छी तरीके से समझे थे दोस्तों। जैसे परिवर्तन क्या थे दोस्तों, वनों के क्षेत्र में कृषि का विस्तार, लोगों के जीवन में शैली परिवर्तन, शिल्प विशेषज्ञ का एक नया समूह का उदय, संपत्ति में असमान वितरण के कारण असामाजिक विषमताएं उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, इस तरह से हमने परिवर्तन के बारे में जाना कि किस तरह से 600 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व में कितने परिवर्तन हुए। इतिहासकार इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए दोस्तों साहित्यों का उपयोग करते थे। साहित्य ग्रंथ समाज का चित्रण प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक देखने को मिलती है दोस्तों। फिर क्या होता है देखिए दोस्तों, कि प्रत्येक ग्रंथ अभिलेख किसी भी समुदाय के विशेष दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अतः ये याद रखना है जरूरी है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और किसके लिए, यानी दोस्तों इसकी रचना हुई, किन के लिए इनकी रचना हुई है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रंथ के बारे में हमारी को जानकारी पता होनी चाहिए थी कि इन ग्रंथों की रचना में किस किस भाषा का प्रयोग किया गया, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तथा इन का प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ था, ये प्रत्येक ग्रंथ के बारे में हमें दोस्तों विशेष समुदाय इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आज हम एक ग्रंथ के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे महाभारत के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, महाभारत के बारे में। आपने बहुत सारे कई बार नाम सुना होगा, लेकिन आज हम अनछुए तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो दोस्तों आपने कभी नहीं सुने होंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से सुनेंगे दोस्तों। तो क्या है देखिए, यानी कि दोस्तों भारत यानी महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये आपको पता है। भारत में 1 लाख से अधिक श्लोक लिखे, यानी दोस्तों महाभारत में 1 से अधिक श्लोक लिखे हुए हैं। इसका पुराना नाम दोस्तों जय संहिता। ये दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो उतना लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये भारत में सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है। महाभारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, यानी दोस्तों महाभारत को जो इसकी रचना हुई थी वो 1000 वर्ष तक चली। महाभारत से उस समय की समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय क्या क्या हुआ होगा। महाभारत में शामिल कुछ कथाएं तो इस काल से भी ये भी प्रचलित थे, यानी दोस्तों जो कथाएं थी वो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत में 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण होता है। हमने दोस्तों कई बार सुना कौरव पांडवों के बीच महाभारत हुई, वो दोस्तों वो है। अब हम बात करते हैं कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, यानी दोस्तों इसमें गलत क्या है, सही क्या है, इसका संस्करण, यानी दोस्तों समालोचनात्मक, समान जो आलोचना इस पर की गई, किस तरह से की गई, और दोस्तों कौन कौन से तथ्य इसके आलोचक हैं, अनछुए हैं दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, समालोचना का अर्थ यह होता है कि अच्छी तरह से देखना, विश्लेषण करना, समीक्षा करना, गुण दोष की परख करना, निरीक्षण करना, तर्क और विचार करना, ये दोस्तों समालोचना का अर्थ। अब क्या क्या तर्क हुए, किस तरह से इसका विश्लेषण हुआ महाभारत का, उसके बारे में देखते हैं। V.S. सुनथांकर, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरीके से याद रखना कि संस्कृत के विद्वान, इनके नेतृत्व में 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई। इनमें से अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत ग्रंथ का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए जिम्मेदारी उठाई। इस परियोजना के लिए देश में विभिन्न भागों से लिखित जो लिपियां, उनमें दोस्तों लिखी गई है महाभारत की संस्कृत लिपि पांडुलिपियों में इकट्ठा किया गया है। पांडुलिपि में दोस्तों पाया गया कि श्लोकों का अध्ययन किया गया, उन श्लोकों की जो तुलना है दोस्तों एक तरीका निकाला गया। विद्वानों ने ऐसा श्लोक को चुना जो दोस्तों लगभग सभी पांडुलिपियों में उपलब्ध थे। इस तरह से उसका विश्लेषण होता जा रहा था। इनका प्रशासन 13,000 पेज, यानी दोस्तों 13,000 पेजों पर अनेक ग्रंथों में, खंडों पर, पार्टों में किया गया। इसकी परियोजना को पूरा करने में 47 साल लग गए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी लाइन है दोस्तों। परियोजना के बाद 2 बातें सामने आई दोस्तों। पहली क्या बात आई, इनको अच्छी तरीके से याद रखना। ये जो दोस्तों पेज आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात दोस्तों, उस भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिली, यानी दोस्तों महाभारत में सभी में समानता देखने को मिली। दूसरी क्या है, कुछ शताब्दियों दौरान महाभारत में प्रशासन में कई दोस्तों क्षेत्रीय विभिन्नताएं नजर आई। जैसे दोस्तों इन
वेदों का संकलन मुख्य पाठ यानी दोस्तों मुख्य पाठ टिप्पणी और प्रशिष्टि के रूप में 13,000 पृष्ठों में आते थे। अधिक इन्हें कहीं पर वेदों की जानकारी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये उनका किस तरह से उसका समालोचनात्मक हुआ। अब हम बात करते हैं कि बंधुता और विवाह क्या है। बंधुता तो आप जानते हो, भाईचारा, और विवाह भी आप जानते हो, लेकिन वहाँ उस समय किस तरह की परिस्थिति थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या दोस्तों पारिवारिक महत्व, इसके बारे में देखिए दोस्तों। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुछ यानी दोस्तों कुल शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी दोस्तों परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छी तरीके से याद रखना। सभी परिवारों में एक जैसे ही नहीं होते हैं। विभिन्न परिवारों में सदस्यों की संख्या जो दोस्तों एक दूसरे से रिश्ता क्रियाकलाप अलग अलग हो सकते थे। एक ही परिवार के लोग भोजन तथा अन्य संसाधनों को दोस्तों क्या करते, आयाम करते, यानी दोस्तों आयाम में बांट देते थे। क्या होता है कि आपस में बांट देते थे, इस्तेमाल करते थे, और लोग अपने परिवार में कुछ मिलजुल कर रहते थे, काम को कर लेते थे। परिवार में एक बड़े समूह का हिस्सा था। परिवार यानी दोस्तों एक बड़े समूह का हिस्सा था। इन्हें संबंधी कहा जाता था। इनके लिए दोस्तों जाति समूह शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता था। इन कुछ परिवारों में चचेरे भाई, मौसेरे भाई, बहनें से भी खून का रिश्ता माना जाता था, लेकिन सभी समाज में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है पितृवंशिकता व्यवस्था और मातृवंशिकता। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छी तरीके से याद रखना, कई बार निबंधात्मक क्वेश्चन आ जाता है। पितृवंशिकता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिनमें दोस्तों समाज के रूप में पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी दोस्तों पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। इस परंपरा में ये मुखिया दोस्तों पुरुष होता है, उसके पास अधिक शक्ति होती है। पितृवंशिकता पुत्र अपनी पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति में संसाधन तथा सिंहासन पर अधिकार हो जाते, यानी दोस्तों वंशानुगत होता था। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता थे दोस्तों प्रणाली को अपनाते थे। ये यदि पुत्र न हो तो भाई या अन्य बंधु बांधव को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री को भी सत्ता में जगह दी जाती थी। इसका एक अच्छा उदाहरण दोस्तों क्या है, महाभारत ग्रंथ में मिलता है। अब वो क्या मिलता है उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। महाभारत का युद्ध, कुरुवंश यानी दोस्तों कौरव वंश जब कुरुवंश एक जनपद पर शासन करता था। भूमि और सत्ता को लेकर कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हो जाता है। इनमें दोस्तों पांडव जीतकर इनके उपरांत पितृवंशिकता उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। फिर क्या होता है देखिए दोस्तों कि फिर विवाह संपत्ति, यानी दोस्तों विवाह पद्धति क्या थी, बहिर्विवाह पद्धति। अब गोत्र से बाहर जो विवाह करने की प्रथा है वो दोस्तों बहिर्विवाह पद्धति है। अब जो ये आपको स्लाइड दिख रही है ये दोस्तों जितनी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में सीधा को सीधा देखने को मिल जाता है कि बहिर्विवाह पद्धति क्या है। तो गोत्र से बाहर विवाह करने वाली प्रथा बहिर्विवाह कहलाती है। अंतः विवाह यानी दोस्तों एक गोत्र, एक कुल या एक जाति में एक ही स्थान पर बसने वाले विवाह कर लेते हैं। बहुपति प्रथा एक से अधिक पति होना, और दोस्तों बहुपत्नी प्रथा एक से अधिक पत्नियां अपने गोत्र से बाहर विवाह करना यानी दोस्तों सही माना जाता था। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। विवाह के नियम क्या थे। पितृवंशिकता समाज में दोस्तों पितृवंश समाज में पुत्री को पिता के संसाधनों पर अधिकार नहीं होता था। उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह कराना पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था। कन्यादान, ये दोस्तों कन्यादान और विवाह के समय कन्या को जो भेंट उपहार दिए जाते थे दोस्तों उन पर दिया जाता और उन पर स्त्री का अधिकार होता था। अब हम बात करते हैं क्या होता है कि नए नगरों में विकास के साथ आरंभिक विश्वासों व्यवहारों में बदलाव आया था, और दोस्तों जिसके चलते ब्राह्मण अभिलेखों द्वारा आचार संहिताएं तैयार की गई। इसका पालन ब्राह्मणों और बाकी समाज को भी करना होता था। इन सब में दोस्तों महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति, जो दोस्तों 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी में लिखी गई। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकार बताते हैं। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार बताते हैं, 8। इनमें से सबसे उत्तम दोस्तों 4 होते हैं, 4 माने जाते थे, और बाकी दोस्तों निंदित माने जाते हैं, यानी निंदा वाले थे। और अब देखते हैं दोस्तों स्त्री गोत्र क्या होता है। स्त्री गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। इसका प्रचलन लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद दोस्तों हुआ। इसके तहत लोगों को गोत्र से वर्गीकृत किया जाता था, यानी दोस्तों ये ब्राह्मण व्यवस्था थी। प्रत्येक गोत्र को एक वैदिक ऋषि के नाम से जाना होता था, और उस गोत्र के सदस्य ऋषि को अपना वंशज मानते थे, यानी दोस्तों एक वैदिक ऋषि था, उसके आधार पर वो दोस्तों गोत्र व्यवस्था चलती थी। फिर क्या होता है, फिर देखिए दोस्तों कि गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं कि विवाह के बाद स्त्री अपने पति यानी दोस्तों पिता के गोत्र को तो बदलकर पति का गोत्र लगाना पड़ता था, यानी कि जो स्त्री थी उसको विवाह होने के बाद
पिता की गोत्र हटाना और पति की गोत्र लगाना होता था। एक गोत्र से सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, यानी दोस्तों एक ही गोत्र में आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। क्या इन नियमों का अनुसरण सभी करते थे? इसके बारे में चर्चा करते हैं। सातवाहन शासक। दोस्तों सातवाहन शासकों के अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों ने साबित किया कि शासन ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते थे, यानी दोस्तों सातवाहन शासक जो है वो ब्राह्मण पद्धति का जो ब्राह्मण व्यवस्था थी उसका पालन नहीं करते। इतिहासकारों ने सातवाहन राजाओं को विवाह से होने वाली उनकी पत्नियों के नाम से विश्लेषण किया जाता था, यानी दोस्तों राजाएं क्या होते अपनी पत्नी के नाम से विश्लेषण करते थे। ये ज्ञात हुआ कि उनके नाम के आगे गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों के उद्भव से थे, जो कि दोस्तों उनके पिता का गोत्र था उनसे, यानी दोस्तों इससे पता चलता है कि विवाह के बाद अपने पति के गोत्र को नहीं अपनाया जाता, यानी दोस्तों विवाह के बाद अपने पति को की जो गोत्र थे उनको नहीं अपनाते थे और पिता की गोत्र अपनाते थे। कुछ पत्नियां यानी दोस्तों कुछ रानियां ही एक ही गोत्र से थी, जो कि बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के खिलाफ थी। दक्षिण भारत में दोस्तों क्या होता है, दक्षिण भारत में कुछ समुदाय अंतः विवाह पद्धति भी अपनाई गई थी। इसके अनुसार दोस्तों तहत बंधुओं के साथ विवाह संबंध हो जाते थे, जैसे दोस्तों चचेरे भाई, ममेरे भाई और दोस्तों बहन। इससे यह ज्ञात होता है कि उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में नियमों में मानताएं जो विभिन्न मानने की जो प्रक्रिया थी वो अलग अलग थी, भिन्नता थी। माताओं का महत्व क्या था? सातवाहन राजा। दोस्तों सातवाहन एक वंश है, उनके राजाओं में दोस्तों माताओं की महत्वपूर्ण थी। ये समाज वहीं पितृवंशिकता था। कुछ राजाओं ने जो दोस्तों माता के नाम पर राज्य चलाए और दोस्तों जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल जाते हैं। समाज में भिन्नताएं, यानी दोस्तों समाज में विषमताएं क्या है, भिन्नताएं क्या हैं? तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम बनाए गए, यानी दोस्तों आदर्श जीविका के नियम चारों जो वंश थे उनके लिए बनाए गए। वो देखिए दोस्तों, पहला वंश दोस्तों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इनमें क्या क्या कार्य हैं इनके देखिए। ब्राह्मण दोस्तों अध्ययन कराना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दोस्तों दान लेना। क्षत्रिय का क्या दोस्तों? शासन करना, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दोस्तों दान दीक्षा दक्षिणा देना। वैश्य को क्या काम था दोस्तों? ये व्यापार थे, ये क्या करते? कृषि, पशुपालन, गोपालन और व्यापार करते थे। और शूद्रों का क्या काम था? वो तीनों वर्णों की सेवा। जो ये तीन वर्ण थे, इन तीनों वर्णों की सेवा कौन करते थे? शूद्र। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है, इनको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। फिर क्या होता है देखिए दोस्तों, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को देवीय व्यवस्था मानते हैं, यानी दोस्तों ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति है वो देवी व्यवस्था मानते हैं। ब्राह्मण शासकों को ये उपदेश देते थे कि शासक हैं इस व्यवस्था के नियमों का पालन राज्यों में भी करवाएं, यानी दोस्तों जो इनकी व्यवस्थाएं थी वो राजाओं को बोलते थे कि हमारी व्यवस्थाओं को गाँवों में यानी दोस्तों उनकी व्यवस्थाओं को लागू करवाएं। ब्राह्मणों ने लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित होती थी, यानी दोस्तों ब्राह्मण ये उनको दिलाते थे प्रतिष्ठा, यानी दोस्तों विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि हमारी जो प्रतिष्ठा वो जन्म से है। तो इस तरह से दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बंधु तथा जाति जो हमने वर्ग पढ़ा वो अच्छे तरीके से पढ़ा। आज पार्ट 1 था दोस्तों, और अच्छे तरीके से इसको अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।